नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में बेस्ड गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। लास्ट 15 सालों से 15 इयर्स से मैं एक्सक्लूसिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनेकोलॉजी में करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो लेडीज़ के हेल्थ से रिलेटेड हैं या संबंधित हैं। और इसी में जो हमने पिछला वीडियो लॉन्च किया था वो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सर्वाइकल कैंसर की, या जिसे यदि हिंदी में बोला जाए तो यूटरस या बच्चेदानी के मुख का भाग जो है, जिसे सर्विक्स बोला जाता है अंग्रेजी में, उसके कैंसर की। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो यूटरस का कैंसर होता है वो 3 प्रकार का हो सकता है। अंदर के पर्दे का कैंसर, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे, जिसे एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है। यूट्रस की मसल्स का कैंसर जो कि बहुत ही रेयर है, जिसे लियोमायोसार्कोमा कहा जाता है, जो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में होता है और बहुत ही रेयर कैंसर है। और तीसरा प्रकार का कैंसर जिस पर पिछली बार चर्चा हुई है और आज जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, और ये जो मेन कैंसर है ये है गर्भाशय के मुख का कैंसर या अंग्रेजी में सर्वाइकल कैंसर। तो हमने ये देखा था कि ये जो गर्भाशय के मुख का कैंसर है ये बहुत ही कॉमन है, स्पेशली भारतवर्ष में ये दुर्भाग्यवश बहुत सी महिलाओं को ग्रसित करता है। अगर पूरे हम वर्ल्ड का अनुमान लगाएं, पूरे विश्व का अनुमान लगाएं, तो पूरे विश्व में जितने केसेस सर्विक्स के कैंसर के होते हैं उनमें से 25% कैंसर सर्विक्स के केवल भारतवर्ष में अकेले पाए जाते हैं। दुख की बात यह है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसको बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है, बल्कि जिसको प्री कैंसर नहीं हुआ है वो स्टेज में भी पकड़ा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इस कैंसर का प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी इसको प्रिवेंट या बचाया भी जा सकता है, क्योंकि इसके लिए एक इंजेक्शन या वैक्सीन जिसे कहा जाता है अब अवेलेबल है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम आज इस पर आगे की चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो में एक जल्दी से रिकैप करा दूं। हमने ये देखा था कि ये कैंसर मुख्य तौर पर पहले हुए एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है और इस वायरस का नाम है HPV वायरस या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब इस वायरस HPV वायरस के बहुत से विभिन्न प्रकार होते हैं। जो कैंसर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं उनको कहा जाता है HPV वायरस टाइप 16 और 18, 16 और 18 टाइप जो इस वायरस की है वो कैंसर के लिए उसका इन्फेक्शन कैंसर कर सकता है। ये भी बता दूं कि वायरस का इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है और जितनी भी लेडीज़ को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन होता है उसमें से सबको कैंसर नहीं होता। ये वायरस यदि किसी लेडी को ग्रसित करता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके श्रोणि के भाग में इसका इन्फेक्शन होता है, तो नॉर्मली ये वायरस उसके सिस्टम से 1 से 2 साल के बीच में क्लियर हो जाता है। किसी किसी लेडी में जब ये इन्फेक्शन धीरे धीरे परसिस्ट करता है तो जो नीचे की जो कोशिकाएं हैं, जो सर्विक्स की जो सेल्स हैं, उनमें धीमे धीमे उनके DNA में, उनके अंदरूनी भाग में हल्का हल्का बदलाव आने लगता है और अगले 5 से 15 सालों के बीच में पहले प्री कैंसर की स्टेज आती है और फिर धीमे धीमे ये कैंसर में भी बदल सकता है। तो अब हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या लक्षण होते हैं प्री कैंसर के या सर्वाइकल कैंसर के। आज हम ये देखेंगे कि ये कैंसर जो है इसको कैसे एक बहुत ही सिंपल टेस्ट से अर्ली स्टेज में, या मैं तो कहूंगी प्री कैंसर भी नहीं हुआ है,
प्री कैंसर की स्टेज में इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं ताकि हमको कोई लंबे इलाज, बड़े ऑपरेशन, रेडिएशन की थेरेपी इस तरह की ज़रूरत आगे जाकर पड़े ही नहीं। तो ये जो टेस्ट है ये पैप स्मीयर के नाम से जाना जाता है। एकदम सरल, सिंपल, सुंदर टेस्ट है। सिंपल बोलें तो ये केवल इतना सरल टेस्ट है कि आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जिस तरह से एक रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जिसे स्पेक्यूलम बोला जाता है अंदर डाल के चेक करती है, नीचे का भाग योनि के माध्यम से इस इंस्ट्रूमेंट को डाला जाता है और बच्चेदानी के मुख को, सर्विक्स जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, उसको देखा जाता है। तो उसी तरह से ये टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने में 2 से 3 मिनट, केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं। स्पेक्यूलम का इंस्ट्रूमेंट डालकर एक ब्रश होती है, जैसे सिंपल नॉर्मल ब्रश है, एक ब्रश के माध्यम से वहाँ का जो एरिया है उसका जो पानी का स्राव है या वहाँ के जो सेल्स हैं उनको एक ब्रश से लिया जाता है और इसको या तो स्लाइड बनाकर या एक स्पेशल लिक्विड में डालकर लैब में भेजा जाता है और फिर इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन यानी रिपोर्ट जब आती है तो देखा जाता है कि उसमें क्या रिपोर्टिंग आई है। टेस्ट बहुत सिंपल है, इसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती है। 2 से 3 मिनट का टाइम आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को लगेगा कराने के लिए और एक नॉर्मल एग्जामिनेशन की तरह ही आप इसे समझें। क्या रिक्वायरमेंट है ये टेस्ट, पैप स्मीयर की टेस्ट कराने के लिए? 2 या 3 सिंपल बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, पीरियड की ब्लीडिंग के दौरान ये टेस्ट नहीं होता, तो पीरियड के टाइम पर आपको जाना नहीं है ये टेस्ट के लिए। इस टेस्ट के 2 दिन पहले से आपको शारीरिक संबंध नहीं रखना है। तीसरी बात, यदि आपका कोई ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको योनि के मार्ग में कोई दवा डालने के लिए बोला है, कोई वेजाइनल टैबलेट दी है या कोई क्रीम आप अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल 2 से 3 दिन पहले रोक देना है। तो वो आपकी, वैसे भी आप जहाँ भी जाएंगे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये 3 प्रिकॉशंस वैसे भी बताएगी। तो ये तो हो गए सिंपल 3 बातें जो आपको टेस्ट के लिए याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि जब आपकी टेस्ट लैब में भेजी जाएगी तो एक अच्छी लैब करीब 3 से 5 दिन में रिपोर्ट वापस भेज देती है और इस रिपोर्ट से आपकी डॉक्टर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताएगी कि आपकी रिपोर्ट क्या आई है। तो जब रिपोर्ट आती है तो इसको अलग अलग तरीके से इसमें लिखा जाता है। पहली रिपोर्ट आती है नॉर्मल रिपोर्ट, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं नेगेटिव फॉर एनी इंट्रा एपिथेलियल मैलिग्नेंसी और लीजन। तो जब ऐसी रिपोर्ट आती है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको समझाएगी। इस समय बहुत आपको ना भी समझ में आए तो आप केवल इतना समझिए कि ये नॉर्मल रिपोर्ट है और अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप केवल अगले 3 साल में ये रिपोर्ट वापस करवाते रहिए, ये टेस्ट वापस करवाते रहिए और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन या निगरानी में रहिए। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिसमें अंदर का इन्फेक्शन दिखता है और इसे इन्फ्लेमेटरी रिपोर्ट कहा जाता है। तो अगर इन्फेक्शन है अंदर, अगर योनि के भाग का इन्फेक्शन है या सर्विक्स का इन्फेक्शन है या यूट्रस का इन्फेक्शन है, तो इस इन्फेक्शन के रहते हुए अच्छी तरह से ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा सकती। तो हो सकता है आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको 10 से 15 दिन के लिए कुछ दवा देगी, ट्रीटमेंट देगी और उसके बाद हो सकता है एक बार आपकी रिपोर्ट वापस रिपीट करवाए। अब तीसरे रिपोर्ट पर आते हैं कि यदि रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आती है और ऐसा अनुमान लगता है आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कि इसमें प्री कैंसर की संभावना है या हो सकता है कैंसर की शुरुआत या कैंसर ही हो, तो फिर वो आपको आगे उस तरह से गाइड करेगी। तो प्री कैंसर और जो कैंसर है उसके लिए कुछ अलग अलग टर्म्स यूज करे जाते हैं और इसमें जो कोशिकाएं हैं जिन्हें अंग्रेजी में सेल्स बोलते हैं, तो उसमें जो कैंसर के या एटिपिकल सेल्स हैं
वो पकड़े जाते हैं। तो कई बार ये सेल्स को हम 2 टाइप की रिपोर्ट्स में विभाजित करते हैं, स्क्वैमस सेल्स और ग्लैंडुलर सेल्स। और एटिपिकल सेल्स अगर स्क्वैमस या ग्लैंडुलर जो भी दिखें तो ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये संकेत देता है कि ये प्री कैंसर की कंडीशन है, जिसे कई बार डिस्प्लेसिया नाम से भी रिपोर्ट किया जाता है। इसकी भी फिर अपनी गहराई होती है, मतलब हल्के प्री कैंसर की कंडीशन या माइल्ड डिस्प्लेसिया, या फिर प्री कैंसर की एडवांस्ड कंडीशन मॉडरेट या सिवियर डिस्प्लेसिया। यदि आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप केवल इतना समझ लीजिए कि प्री कैंसर की स्टेज भी इससे मालूम पड़ जाती है और कैंसर भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये 100% कन्फर्मेटरी नहीं होती। यदि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को इनमें से कोई भी फाइंडिंग आती है, यानी खराब फाइंडिंग दिखती है, तो वो आपको एक बायोप्सी करने के लिए एडवाइस करेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, बायोप्सी की तरफ हमको बढ़ना है। बायोप्सी एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी में बायोप्सी का मतलब होता है एक ऐसा टुकड़ा लेना, जांच के लिए निकालना और लेबोरेटरी में भेजना, और फिर उस टुकड़े की जांच से कंफर्म करना कि अंदर तकलीफ प्री कैंसर है कि कैंसर है इस प्रॉब्लम में। अब जो बायोप्सी है वो छोटे से एनेस्थीसिया या बेहोशी देकर भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ले सकती है। और कभी कभी एक दूसरी टेस्ट होती है जिसे हम कॉल्पोस्कोपी नाम से जानते हैं। ये कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है या कोई ऐसी कोई दर्द करने वाली टेस्ट नहीं है, एकदम सिंपल टेस्ट है। इसमें केवल एक बड़े माइक्रोस्कोप से जो दूर रहता है कि विजन में जो मुख का भाग है, जो बच्चेदानी के मुख का भाग है, उसको मैग्निफिकेशन में देखा जाता है। कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके उस एरिया को जहां पर हमको डाउट है कि कैंसर है, उस एरिया को दवा लगाकर मैग्निफिकेशन में देखा जाता है, और फिर उस एरिया की जहां पर हमको ऐसा लग रहा है, डाउट आ रहा है, उस एरिया की बायोप्सी ली जाती है। अगर इस बायोप्सी की रिपोर्ट में क्लियर आ जाता है कि कैंसर है, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको प्रॉपरली आगे की तरफ, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करेगी। यदि इसमें प्री कैंसर, लेट प्री कैंसर जिसे हम बोलते हैं CIN2 या 3, ऐसी डायग्नोसिस आती है कि कैंसर की तरफ बदलाव तेजी से हो रहा है और अब आगे रुकना नहीं चाहिए, यदि ऐसी रिपोर्ट आती है तो वो आपको अलग अलग ऑप्शंस देगी, जिसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि आपको एक स्पेशल बायोप्सी के लिए भेजा जाए, जिसे बोलते हैं लीप प्रोसीजर या कोन बायोप्सी। तो इस प्रोसीजर से जो एरिया शुरुआत की कैंसर के पहले की स्टेज से ग्रसित है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक लूप से निकाल दिया जाता है। तो इस कोन बायोप्सी या लीप प्रोसीजर से पहला तो ये जो प्रॉब्लम है इससे राहत भी मिल जाती है और बच्चेदानी प्रिजर्व भी हो सकती है। यदि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि नहीं, पूरा यूट्रस निकालना जरूरी है और आपकी उम्र ज्यादा है, 40 के ऊपर है, तो वो आपको उस हिसाब से गाइड करेगी। कभी कभी जब शुरुआत की प्री कैंसर, जिसे माइल्ड डिस्प्लेसिया बोला जाता है या CIN1 भी बोला जाता है, निकलता है और आपकी उम्र कम है, तो कभी कभी एक दूसरा प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी का अर्थ होता है कि हम एक स्पेशल ठंडक के ट्रीटमेंट से जो एरिया, जो मुख का एरिया है जहां की कोशिकाएं प्री कैंसर की शुरुआत, एकदम शुरुआत दिखा रही हैं, उनको हम ट्रीटमेंट दें। और इसमें एक ठंडक की जो ये ट्रीटमेंट है, ये एक स्पेशल गैस से करी जाती है जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ये 9 से 10 मिनट का ट्रीटमेंट होता है, जिसमें उस पूरे एरिया के जो सेल्स हैं उनको 0 डिग्री से भी कम की टेम्परेचर में फ्रीज करके
उनकी जो जिनमें चेंजेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है और कुछ ही महीनों में उस एरिया पर नई सेल्स की ग्रोथ होती है जो कि नॉर्मल होती है। और फिर आपको आपके डॉक्टर की निगरानी में रहना है और केवल आपकी पैप स्मीयर और जो टेस्ट है वो रिपीट कराते रहनी है। तो अभी तक हमने ये देखा कि पैप स्मीयर की टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यदि नॉर्मल आती है तो केवल 3-3 साल में रिपीट करनी है। अगर टेस्ट एबनॉर्मल आती है तो मैंने बताया कि उसके अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी हो सकती है आपके लिए ज़रूरी। बायोप्सी सादी हो सकती है, कभी कभी बायोप्सी एक दूसरे मार्ग से करते हैं जिसे कॉल्पोस्कोपी कहा जाता है। यदि प्री कैंसर या कैंसर फाइनली कंफर्म हो जाता है, शुरुआत का प्री कैंसर है, तो कभी कभी ठंडक की ट्रीटमेंट जिसे क्रायोथेरेपी बोलते हैं वो भी दी जा सकती है। इसमें बच्चेदानी का मुख पूरी तरह से बचाया जा सकता है। यदि प्री कैंसर की आगे वाली स्टेज आई है पर कैंसर नहीं है तो लीप का ट्रीटमेंट जिसमें ये भाग इलेक्ट्रिक लूप से निकाल दिया जाता है वो भी एक ट्रीटमेंट भी है और 100% डायग्नोस्टिक भी है। और यदि ऐसा लगता है कि आपकी उम्र के लिए आपकी सिचुएशन लाइफ में ऐसी है कि यूट्रस रखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यंग नहीं हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, बच्चे हैं और आप 40 के ऊपर हैं, तो कभी कभी यूट्रस का रिमूवल जिसे हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी कहा जाता है वो भी आपको एडवाइस किया जाता है। अब इस स्टेज पर एक और बात बता दूं कि पैप स्मीयर जो टेस्ट है जो हम शुरुआत में करते हैं उसके साथ आजकल हम एक स्पेशल टेस्ट करवाते हैं जिसे कहते हैं HPV टेस्ट। HPV क्या है अभी मैंने बताया था, ये वो वायरस है जिसकी वजह से ये कैंसर 99% लोगों में होता है। ये वायरस जो है ये भी आजकल हम टेस्ट से पकड़ सकते हैं कि इस वायरस का आपको इन्फेक्शन है कि नहीं है। और ये टेस्ट भी HPV का टेस्ट भी पैप स्मीयर के साथ साथ किया जा सकता है। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है जैसे, और पैप स्मीयर के साथ ही HPV टेस्ट के लिए भेजा जा सकता है। और जब हम इसको कंबाइन करते हैं यानी पैप स्मीयर भी करवाएं और HPV के टेस्ट भी कराएं तो वो डबली श्योर हो जाता है हमको कि प्रॉब्लम है कि नहीं है। और यदि पैप स्मीयर भी नॉर्मल आता है और HPV की टेस्ट भी नॉर्मल आती है, दोनों ही नॉर्मल हैं अगर, तो फिर आपको 3 साल के बदले में आप यदि 5-5 साल में भी अपनी पैप स्मीयर HPV रिपीट कराएं तो भी आप सेफ हैं। आपको 3-3 साल में जल्दी जल्दी टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो आशा करती हूं कि आपने अभी तक एक सिस्टमैटिक मैनर में ये बात समझी होगी कि पैप स्मीयर की जरूरत है। किस उम्र से पैप स्मीयर करवाना चाहिए वो भी बता दूं तो ऐसा कहा जाता है कि यदि स्त्रियां सेक्सुअली एक्टिव हो गई, यदि शारीरिक संबंध होना शुरू हो गया तो जिस भी एज से शुरू हो गया वहां से लेकर 65 साल तक ये पैप स्मीयर हर 3 साल में करवाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पहले 3 साल में होना चाहिए और अगर पहली 3 रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर आप 3-3 साल पर करवाएं, लेकिन कम से कम मैं ये कहूंगी कि एक 3-3 साल में करवाना ही चाहिए। अभी बताया था अगर आपने HPV टेस्ट भी साथ में करवा ली है तो 5 साल में भी करवाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेफ हैं। नॉर्मली अगर सेक्सुअल एक्टिविटी यानी यौन संबंध जल्दी शुरू हो गया है लाइफ में तो एटलीस्ट 21 इयर्स की एज से पैप स्मीयर और HPV टेस्टिंग शुरू हो ही जानी चाहिए। यदि आपकी किसी भी दूसरे कारण की वजह से यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हो गई है, यूट्रस और सर्विक्स साथ में रिमूव करे जाते हैं हिस्टेरेक्टमी की सर्जरी में, यदि आपने ये सर्जरी किसी कारण से करवा ली है तो फिर आपको पैप स्मीयर की जरूरत नहीं है। इतनी बात क्लियर करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमको हो ही ना, इसके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन, यानी
प्रिवेंट करना यानी बचाना, और प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कोई भी संकेत आने के पहले ये डिजीज हम प्रिवेंट कर लें। तो 2017 में भारतवर्ष में ये जो वैक्सीन है जो HPV वायरस के अगेंस्ट है, ये ऑलरेडी आ गई थी और अभी भी इसके अलग अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं, और इसको बोला जाता है HPV वैक्सीन। जैसे आप अपने बच्चों को बचपन में वैक्सीनेशन कराते हैं अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, मीजल्स से, मम्प्स से, अलग अलग वायरल डिजीजेस से बचाने के लिए, टीबी से हम अपने बच्चों को इंजेक्शंस लगाते हैं बचपन में, वैसे ही हम इस कैंसर से भी अपनी लड़कियों को बचा सकते हैं, और इसके लिए ये HPV वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये वैक्सीन, पहले ये बता दूं, लोग डरते हैं छोटी लड़कियों में लगाने में, अपनी बेटियों को देने में, पर एक्चुअली ये इतनी सेफ है क्योंकि इसमें रियल वायरस भी नहीं यूज किया जाता। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी होती है जिसे वायरस लाइक पार्टिकल्स या VLP जिसे हम बोलते हैं, वो यूज किया जाता है। तो एक्चुअली कोई इन्फेक्शन HPV का होने का चांस ही नहीं है इस वैक्सीन को लेने से। वैक्सीन एकदम सेफ है, और आजकल तो हम ये बोलते हैं कि इसको लड़की 9-10 साल की हो, 9 से 14 साल में ही इसको देने की शुरुआत कर देनी चाहिए। कई स्कूल्स में भी आजकल एज अ प्रोटोकॉल ये वैक्सीनेशन गर्ल्स को दी जाती है। देखिए, इसका एक रीज़न है कि हम क्यों जल्दी दें, क्यों हमको वैक्सीन अपनी गर्ल्स को जल्दी देनी है, क्योंकि जब हम इसको 9 से 14 इयर्स की एज ग्रुप में या 15 इयर्स की एज ग्रुप में दे देते हैं, उस समय पर अंदर की जो सेल्स हैं, अंदर की जो कोशिकाएं हैं, वो एकदम सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं और वायरस से एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं होती। इस टाइम पर कोई भी यौन संबंध नहीं हुआ होता है, तो जो इंजेक्शन का जो एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर टाइम पर ये वैक्सीन दे दी गई तो ऐसा कहा जाता है कि कैंसर से प्रोटेक्शन अप टू 98%, आप समझ लीजिए 98% मतलब 100 के करीब है। आप अपनी लड़की को आगे इस बहुत ही सीरियस कैंसर से आप उसका बचाव करा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसका मतलब इसकी जागरूकता लोगों में आए। पेरेंट्स, माएँ अपनी डॉटर्स को लेकर राइट टाइम पर आए। लेकिन समझ लीजिए कि आपका ये टाइम पीरियड निकल गया, 9 से जो 15 साल की जो एज ग्रुप है, तो भी 45 इयर्स तक आप कभी भी ये वैक्सीन लगा सकते हैं। जितनी जल्दी लगाई गई उतना बेटर है, बट मैं ये कहूँगी कि ज़ीरो प्रोटेक्शन से भले ही वैक्सीन की अगर जितनी लेट लगाई, यौन संबंध होने के बाद लगाई, तो वैक्सीन का प्रोटेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। पर मैं तो ये कहूँगी कि कुछ प्रोटेक्शन भी हमारे लिए तो बेनिफिशियल ही है, लाभदायक ही है। तो जो भी बेनिफिट मिले वो तो ले ही लेना चाहिए। तो वैक्सीन कैसे दी जाती है? तो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर यानी मसल्स में दी जाती है। इसका शेड्यूल कैसे होता है, कितने कितने अंतराल पे दी जाती है? तो अगर आज पहली डोज दी गई है तो यंग गर्ल्स में केवल एक ही और डोज लगती है। अगर आप 14-15 साल के पहले करा रहे हैं 6 महीने के अंतर पर, और यदि आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो 3 डोजेज लगती हैं। पहली आज लगी तो दूसरी 2 महीने पर और तीसरी 6 महीने पर। कुछ लोग 1 महीने पर भी रिपीट करते हैं, कुछ लोग 2 महीने पर। हर दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये तो हो गया प्रिवेंशन का रोल। और दूसरे मेथड्स आगे कैंसर से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। कैंसर का मेन कारण है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या मल्टीपल डिलीवरीज वगैरह। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखिए। सेक्सुअल प्रैक्टिसेस सेफ होनी चाहिए, यौन संबंध सेफली रखना चाहिए। कॉन्डम्स का इस्तेमाल एक बहुत ही बढ़िया तरीका है HPV वायरस के इन्फेक्शन से या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बचने के लिए।
तो ये सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस यंग गर्ल्स में, स्कूल एजुकेशन में, जब आप अपनी बेटियों को, यंग गर्ल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाते हैं तो ये काउंसलिंग का एक पार्ट एंड पार्सल है। इसके अलावा दूसरा वेरी सिंपल है, दूसरा कारण तंबाकू का सेवन है, स्मोकिंग है। तो ऑब्वियसली तंबाकू तो कैंसर छोड़ो, बाकी के रीजंस के लिए भी स्मोकिंग शुड बी कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, डिनाइड। और आपको ये बताना अपनी लड़कियों को चाहिए कि खराब आदतों से हेल्थ लॉस होता ही है। तो ये तो सिंपल हो गई आज का डिस्कशन। एक लास्ट वर्ड, हालांकि इस टॉक के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, पर यदि दुर्भाग्यवश कैंसर की डायग्नोसिस हो जाती है तो सिंपली इतना कहना चाहूँगी कि कैंसर आजकल बहुत मेडिकल साइंस ने एडवांस किया है। चाहे कोई भी मॉडलिटी हो ट्रीटमेंट की, चाहे सर्जरी से कैंसर का उपचार कर रहे हो, चाहे कीमोथेरेपी से हो, चाहे रेडिएशन से हो, कई बार तीनों लगते हैं, कई बार दो का कॉम्बिनेशन लगता है। वो आपकी स्टेज देखकर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो उनको सर्जरी में दक्ष है वो डिसाइड करेगी। लेकिन टाइम पर डायग्नोज हुआ कैंसर बहुत अच्छा सर्वाइवल और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आजकल अच्छी देता है। सिंपली बता दूं कि अर्ली स्टेज में सर्विक्स का जब कैंसर होता है, यानी जिसे हम बोलते हैं स्टेज 1B1, तो 1B1 से कम का अगर कैंसर है तो हम आजकल दूरबीन मार्ग से भी पूरी अच्छी तरह से ये कैंसर को ट्रीट करके सर्जरी कर सकते हैं। और यदि आगे का बढ़ा हुआ कैंसर भी है, समझ लीजिए 1B1 स्टेज से ज़्यादा भी है, तो भी लैप्रोटॉमी सर्जरी से, यानी पेट खोल के जो सर्जरी होती है, बहुत अच्छी तरह से इसका निवारण किया जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। यदि रेडिएशन का ट्रीटमेंट लगे या कीमोथेरेपी भी लगे तो भी आप घबराएं ना, डरे ना। अच्छे हाथों में, अच्छे ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही अच्छे सर्वाइवल रेट्स, क्योर रेट्स दोनों ही हैं। बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काम आए।